ओके जी, तो अब हम स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम शुरू करते हैं। सिंड्रोम में मतलब मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे और थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करनी है। एक्यूटिव नेचर है, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। वेजिक्यूलो बुलस रिएक्शन होगा, मतलब वेजिकल्स भी बनेंगे और बुलस भी बनेंगे। वेजिकल और बुलस क्या होते हैं? वेजिकल्स होते हैं छोटे छोटे दाने पानी से भरे हुए, ठीक है, ऐसे होंगे, छोटे छोटे दाने होंगे, मतलब आपको ऊपर से देखने छोटे दाने मिलेंगे। बुलस क्या होगा? बड़े दाने होंगे, होंगे सेम इन नेचर, मटीरियल अंदर सेम पाई जा रहा है, लेकिन बड़े दाने होंगे, ठीक। और रिएक्शन है ये, कुछ और चीज़ नहीं है। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि इन्फेक्शन है या फिर कोई एलर्जी है, ये एक तरह का रिएक्शन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये स्किन पे होंगे बुलस, जो वेजिकुलर बुलस पाए जाएंगे वो स्किन पे भी पा सकते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी पा सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हमारी अंदर की बॉडी को लाइन कर रही है, जैसे हमारी जीआईटी चलती जा रही है माउथ से लेके नीचे तक, उसको जो अंदर से लाइन कर रहा होगा उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसे हमारी आंख का भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन किसको हो सकता है? मेडिसिन को हो सकता है या किसी इन्फेक्शन वगैरह, इन्फेक्शन मटीरियल को रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन इतना बुरा होगा कि हमारी बॉडी पे रैशेज वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे और बुल्लस बन जाएंगे, वेजिकल्स बन जाएंगे, जो अल्सर्स बनेंगे बाद में खुद ब खुद स्कारिंग होकर रिजॉल्व हो जाएंगे। तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को ना इसके स्पेक्ट्रम की बेस पे उन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया हुआ है। ये हमारी बुक के मुताबिक बता रहा हूँ, लेकिन जब जो न्यू स्टडी हुई उसके मुताबिक उन्होंने ये 2 को अलग कर दिया हुआ है और इन 2 को अलग कर दिया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस को अलग कर दिया हुआ। लेकिन आपने बुक के मुताबिक चलना है तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को 3 स्पेक्ट्रम पे डिवाइड कर दिया। सबसे लो वाला स्पेक्ट्रम है उसको हम कह रहे हैं अरिथमा मल्टीफॉर्म माइनर, जो कि लेस देन 10% ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है, सिर्फ स्किन को इन्वॉल्व करेगा। बुक के अंदर लिखा है सिर्फ स्किन को, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में बता दिया कि 10% बॉडी को इन्वॉल्व करेगा या उससे भी कम बॉडी को इन्वॉल्व करेगा। आप परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं स्किन कितनी परसेंट है, तो उसका 10% को इन्वॉल्व करा, उसको कहेंगे अरिथमा मल्टीफॉर्म माइनर। माइनर से पता चला होगा छोटा है, ठीक है। अरिथमा मल्टीफॉर्म मेजर आ जाएगा तो वो 10 से लेकर 30% तक अगर बॉडी को इन्वॉल्व करेगा ना, बॉडी की परसेंटेज को, तो उसको हम कह देंगे अरिथमा मल्टीफॉर्म मेजर है। वो स्किन को भी इन्वॉल्व करेगा, साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व करेगा। फिर हम चलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन है, इसको हम 10 के नाम से भी जानते हैं, और ये मोर देन 30% बॉडी को इन्वॉल्व करेगा और ये बहुत ज़्यादा सीवियर है। एटियोलॉजी चलते हैं कि क्या कोज है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 देखी जा रही है इसके अंदर, जो सेल मीडिएटेड डिलेड रिस्पॉन्स होता है। इसके अंदर ये होगा कि एंटीजन बाइट से आया है। एंटीजन कौन सा है? मेडिकेशन है या फिर कोई इन्फेक्शन है। एंटीजन आया, उसको ने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हमारे होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं या फिर डेंड्रिटिक सेल्स वगैरह होते हैं, उन्होंने अपनी सरफेस पे लिया उस एंटीजन को, जाके प्रेजेंट कर दिया साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के अंदर कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसी म्यूटेशंस आई होती हैं कि वो इसके अंदर ऐसा खिलाफ रिस्पॉन्स देते हैं ना इसके खिलाफ, जो कि ये एंटीजन आए हुए हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लेके जा रहे हैं उनके पास, ऐसा गंदा रिस्पॉन्स देते हैं कि इंटरफेरॉन गैमा रिलीज होगा या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज होगा। जो इंटरफेरॉन गैमा ये आपके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा और कैपिकुलेट सेल बना देगा, फिर जाइंट सेल बना देगा। एक तरह की ना बड़ी गंदी सी इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी वहाँ पे, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बुला लेगा। उसमें ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे और एक तरह की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी वहाँ पे। तो ये कहाँ पे होगी इन्फ्लेमेशन? अब आप लोगों को ये बताता हूँ मैं। स्किन की केस के अंदर क्या होगा? स्किन आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि ऊपर सबसे एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक है, फिर उसके नीचे डर्मल लेयर होती है, ठीक है, और एपिडर्मल डर्मल लेयर आपस में ज्वाइन होती है, उनके दरमियान में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। ये वाइट वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ऊपर सेल पाए जा रहे हैं। सबसे जो इसकी भी अब जो एपिडर्मल है इसकी भी आगे 3-4 लेयर्स बनी होंगी, उसकी हमने ज़्यादा डिटेल में जाना, बस इतना याद रख लो जो ऊपर वाले हैं वो सारे एपिथेलियल सेल्स हैं, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो बेजल लेयर है, मतलब उसमें बेजल सेल पाए जाएंगे, जो कि बेजल स्टेम सेल जिसको हम कहते हैं कि स्टेम सेल्स हैं। अगर ऊपर स्किन टूट रही है तो नीचे वाले स्टेम सेल्स हैं, यही सेल बना के ऊपर स्किन के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। उनमें केराटो साइट्स इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। केराटोसाइट बेजल लेयर के अंदर पाए जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्या हो रहा है। अब इसके अंदर ये होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन की जगह पे ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वगैरह सारे इकट्ठे होंगे, जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पे सारी इन्फ्लेमेशन होगी, अच्छी वाली गंदी वाली इन्फ्लेमेशन होगी, और वो जो हमारे ऊपर वाले एपिथेलियल सेल्स है ना, वैसे ऐसे 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 एक बुलस से बना लेंगे, ठीक है। नीचे सारी इन्फ्लेमेशन चल रही होगी, लेकिन जो आपकी नीचे वाली लेयर है, डर्मल लेयर है, वो बिल्कुल अलग होगी, सेपरेट होगी, वो सेफ होगी, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं, सारे मसले मसाइल ऊपर ही चल रहे हैं। जिसके रिजल्ट में अगर वो बुलस बनेगा वो बाद में फटेगा, फिर आपके एपिथेलियल सेल्स भी डिस्ट्रॉय होंगे, फिर उसके बाद उसकी फिब्रोसिस होगी, जो स्कारिंग वगैरह होकर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये आ गई, बिल्कुल सेम कंडीशन इसके अंदर भी होगी म्यूकस मेम्ब्रेन का। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आगे ऊपर वाले हमारे नॉन स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स हैं, कंजक्टिवा का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, गोबलेट सेल्स हैं, फिर नीचे एडिनोइड लेयर है, फिब्रस लेयर है, ये दोनों लेयर बिल्कुल सेफ रहेंगी। लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन चलेगा, ऊपर एपिथेलियल सेल्स को बढ़ा के तो अंदर नीचे बुलस बनेगा या फिर वेजिकल बनेगा, और वो उसको एट द एंड डिस्ट्रॉय करेगा और
इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व हो जाएगी, स्कारिंग वगैरह हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया कि जो इस तक हद तक हो रहा था, एरिथमा मल्टीफॉर्म मेजर, एरिथमा मल्टीफॉर्म माइनर, मतलब स्किन में भी हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हो रहा है। लेकिन जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है ना, वो एक तरह का ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स दे रहा था। ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स क्या हो रहा था कि आप लोगों को पता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स यानी हमारे एक तरह का मेंटेन कर रहे होते जैसे बॉडी को, देख रहे हो कि कैंसर सेल प्रेजेंट तो नहीं है, कोई बाइट की आइडेंटिटी प्रेजेंट तो नहीं, इसको पकड़ते हैं और मार देते हैं, ठीक है। और जो हमारे क्रेटोसाइट्स होते हैं, जो आप लोगों को मुझे बताएं क्रेटोसाइट्स इंपॉर्टेंट सेल्स बताए हैं, क्रेटोसाइट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर भी MHC टाइप 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मेजर हिस्टोकम्पैटिबल होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कि पहचान होती है, हमारी ID कार्ड होता है हमारे सेल्स का कि हाँ ये हमारा अपना सेल है। लेकिन इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है, ऐसी प्रोटीन इसके साथ लग जाती है, तो उसको वो रिकोगनाइज करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल के ये शायद डिफेक्टिव है, ठीक है। वो आपको पता है म्यूटेशन आ गई इस टाइम साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर, उसको डिफेक्टिव समझते हैं, तो उसकी अपॉप्टोसिस करवाते हैं, उसको किल कर देते हैं। क्रेटोसाइट्स किल होते हैं, क्रेटोसाइट्स किल होंगे, नीचे वाली मेम्ब्रेन सारी डिस्ट्रॉय होगी हुई है, कोई आपस में एपिडर्मल लेयर का और डर्मल लेयर का आपस में कॉम्बिनेशन ही नहीं कोई रहेगा, तो ऊपर वाली सारी सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एपिडर्मल लेयर भी डिस्ट्रॉय होगी, क्रेटोसाइट्स भी डिस्ट्रॉय हो गई। ये सारी पैथोजेनेसिस मैंने आप लोगों को बता दी है। अब कॉजेज की तो चलते हैं। कॉजेज मैंने आप लोगों को बताया कि मेडिसिन हो सकती है, मेडिसिन के अंदर भी कौन सी आप लोगों ने नाम याद रखने हैं। एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स में भी सबसे पहले आ जाएगी सल्फोनामाइड, ठीक है, फिर ट्राइमेथोप्रिम है, फिर उसके बाद आ जाएंगे नाइसेट्स आ जाएंगे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पैरासीटामोल। आपको अक्सर केस आ सकता है पेपर के अंदर, MCQ वगैरह आ सकता है, तो पैरासीटामोल से एलर्जी वो देंगे आप लोगों को, तो हमेशा याद रखनी है। बाकी भी याद रखना है, ये भी ज़रूरी है। फिर एंटीकन्वल्सेंट्स हो सकती हैं, जो कि हमारी एपिलेप्सी के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रग्स। फिर इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन में कौन सा वायरस होता है, उसमें हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, वो भी टाइप 2 सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर एडिनो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया में आ जाएंगे, बैक्टीरिया में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया आ जाएगा जो वायरस बैक्टीरिया हमारा, और फिर स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है, हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2, पैरासीटामोल और सल्फोनामाइड्स। और उसके बाद हम चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स में, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। पहले तो वो आएगा सिंपल नॉर्मल सिम्टम लेके, जैसे कोई वायरल अटैक हुआ है, फीवर है, बुखार हुआ है, एलर्जी है, बॉडी में पेन है, मलेरिया, दिल घबरा आ रहा है, या फिर अपर रेस्पिरेटरी अटैक इन्फेक्शन है, क्योंकि आपको पता है इम्यूनिटी वीक हो गई है, कोई सुपरसीडर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो देखा जाता है कॉमन इन यंग फीमेल्स के अंदर कॉमन है, ठीक है। ऑकुलर चेंजेस क्या आएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि अब आँख के अंदर क्या चाहिए। सबसे पहले रेडनेस आएगी, याद करते जाना, क्योंकि आप लोगों को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडनेस आएगी, रेडनेस क्यों आ रही है कि कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, रेडनेस देखने को मिलेगी, ग्रिटनेस देखने को मिलेगी, फोटोफोबिया होगा, आंख से मतलब ज़्यादा लाइट से डर लगेगा, वाटरिंग होगी, आंखों में से पानी निकलेगा, पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। आप लोगों को कंजक्टिवल रिएक्शन दो तरह की पढ़ाई से, पेपिलरी होता है और फॉलिकुलर था। ये पेपिलरी के अंदर सेंटर में हमारी ब्लड सप्लाई पाई जाती है, फिर ऊपर फैलती है, ऊपर से दाना रेड नजर आता है, साइडों से येलोइश रहता है, ठीक है, पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस वो होगा। फिर स्यूडो मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जो कि मेम्ब्रेन बनती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन वो कोएगुलेटिव एक्सुडेट होता है, वो हमारी अगर उसको पील ऑफ करोगे इजीली पील ऑफ हो जाएगी, कोई मसले मसाइल नहीं होते। केराटोपैथी देखने को मिलेगी, जो हमारा सामने कॉर्निया है उसके मसले मसाइल देखने को मिलेंगे। उसके अंदर पंक्चुअल एपिथेलियल केराटिटिस हो सकता है, जो कि केराटिटिस की एक टाइप है, या फिर एपिथेलियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं कॉर्निया के। या फिर उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है सुपरसीडल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। आप लोगों को पता है इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है, तो कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसके बाद हो सकते हैं हमें। तो लिड मार्जिन हेमरेजिक क्रस्ट देखने को मिलेंगे। आपको पता है ये सामने हमारा लिड मार्जिन है, ठीक है, उसके ऊपर हेमरेजिक क्रस्ट क्या चीज़ होगी कि हमारे जो अल्सर्स वगैरह बने हैं, उसके बाद ब्लीडिंग श्रीडिंग हुई है, वो सारा खून सूखा सूखा वहाँ पे मिलेगा, क्रस्टिंग हुई होगी, ऐसे सामने खून ब्लैकिश हो गया होगा जम के, आपको पता है ना ब्लैकिश हो जाता है खून, वैसे वैसे क्रस्ट से जमे होंगे सामने आपको आईलिड मार्जिन पर नजर आएंगे। और उसके बाद हमारा क्या होगा, सिस्टेमिक चेंजेस क्या आएंगे। सिस्टेमिक चेंजेस में आ सकता है कि ओरल बुल्ले बने या फिर एरोजन हो, बुल्ले बनेंगे उसके बाद एरोजन होगी, मतलब पड़ जाएगा तो अल्सर वगैरह बनेंगे, सिंपल है। फिर कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर हेमरेजिक क्रस्ट देखने को मिलेंगे आपको लिप्स के ऊपर, जैसे पान खानों वालों के जहाँ पे होंठ बंद हो रहे होते हैं ना हमारे, जहाँ पे जिस जगह पे क्लोज हो रहे होते हैं उस जगह पे क्रस्ट देखने को मिलेंगे ऐसे, और जैसे हमारे लिड मार्जिन पे देखने को मिल रहे थे ना, खून सूखा होता है, ब्लैकिश था। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम में मैं आगे जाके दिखाता हूँ। फिर हमारी स्किन पे टारगेट लेगिन देखने को मिलती है। टारगेट लेगिन क्या होती है, सेंटर में से रेड होती है, फिर येलो होता है, फिर उसके बाद रेड होता है। तो जैसे टारगेट नहीं बनाता, जैसे हम निशाना वगैरह लगाते हैं, तो एक तरह टारगेट लेगिन देखने को मिलती है। सारी स्पेसिफिक आप लोगों को ये फीचर देंगे तो आप इजीली डायग्राम्स कर लोगे कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है या फिर 10 है, ठीक है। उसके बाद मैक्यूलो पेपुलर देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पेपुलर देखने को मिलेंगे। पेपुलर होते हैं कि जो बड़े बड़े रैशेज हों, लेकिन उनके अंदर वैसा फ्लूइड ना भरा हो, और बुलस होता है इसके अंदर फ्लूइड भरा हो और छोटे से दाने हों, ठीक है। और उसके बाद आइज़ होंगी, आइज़ के अंदर या फिर माउथ के अंदर या फिर जेनिटेलिया के अंदर बुलस लेजिन को देखने को मिलेंगी।
बुलस लेगिंग मैं बता चुका हूँ। ये सारे इनके जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आइज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, फिर माउथ के अंदर भी, जेनिटेलिया के अंदर भी उसकी सारी बुलस लेगिंग देखने को मिलेंगी। या फिर मेम्ब्रेन, ट्रू मेम्ब्रेन बन सकती है, सूडो मेम्ब्रेन बन सकती है। ट्रू मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर फिब्रिन डिपॉजिट्स होते हैं। फिब्रिन होंगे तो वो आपकी जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है उसको जकड़ के रखेंगे। अगर आप उसको पील ऑफ करने की कोशिश करोगे जो ट्रू मेम्ब्रेन बनी होगी तो ब्लीडिंग के खतरात होते हैं। लेकिन सूडो मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उसके अंदर कोएगुलेटिव एक्सुडेट होता है, इजीली वो पील ऑफ हो जाता है। तो हम यहाँ पे आप देख लेते हैं, जो कि लिप्स में बता रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक क्रस्टिंग हो रही है ब्लड की। ये देखो ऐसे रेडिश ब्लैकिश जमा होगा, ये तो बहुत ज़्यादा ना। तो नॉर्मली पेशेंट्स के अंदर यहाँ इस एरिए पे ऐसे सीधी लाइनें ना छोटी क्रस्टिंग पाई जाती हैं। और ऐसे ही हमारे आईलिड के ऊपर भी सामने जो आईलिड के मार्जिन है उसके ऊपर भी क्रस्टिंग पाई जाती है। और ये बाकी आप लोगों को स्किन के ऊपर लेजन देखने को मिल रही है। फिर अब ये टारगेट लेजन देख लो, टारगेट लेजन कैसी लग रही है। सेंटर में से रेड है, फिर साइड है येलो है, फिर उसके बाद हमारा रेड रिंग आ रही है, मतलब रिंग्स है, सेंटर में रेड, फिर येलो, फिर रेड रिंग। तो उसको कैरेक्टरिस्टिक उसकी कह रहे होते हैं कि हमारी टारगेट लेजन्स हैं ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की। कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेंगी? कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले कंजक्टिवल श्रिंकेज हो जाएगी। कंजक्टिवल श्रिंकेज क्यों हो रही है? कि वहाँ पे अगर बुलस बना था वो अल्सरेशन हुई, उसके बाद स्कारिंग ने श्रिंक कर देना आपके कंजक्टिवा को, ठीक है। फिर वाटरिंग क्या होगी? वाटरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था जिसमें पंक्टम आ रहे थे हमारे ऊपर वाले आईलिड के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से स्कारिंग होगी। पंक्टम बंद हो जाएंगे तो ड्रेनेज ही नहीं होगी, हमारे जो टीयर अंदर बन रहे होंगे तो आंखों में से पानी निकलना बाहर शुरू हो जाएगा। फिर ड्राई आई हो सकती है। ड्राई आई क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि लैक्रिमल ग्लैंड हमारे ऊपर प्रेजेंट है, उसमें से नीचे डक्ट्स निकल के आ रही है हमारी ऊपर वाले आईलिड के अंदर, और उसकी स्कारिंग होगी बाहर से। तो ऊपर से ही लैक्रिमेशन नहीं होगी, लैक्रिमल ग्लैंड ही नहीं सिक्रीशन रिलीज करेगा, ड्राई ये होगी। या दूसरा ये हो सकता है कि हमारे गोबलेट सेल डिस्ट्रॉय हो गए, कंजक्टिवा आपको पता सारा श्रिंकेज होगी, इसकी स्कारिंग होगी, गोबलेट सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो म्यूसिल लेयर नहीं बनेगी, म्यूसिल लेयर नहीं बनेगी तो हमारी टीयर फिल्म मेंटेन नहीं रहेगी, तो ड्राई आई के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। फिर क्रेटिनाइजेशन हो सकती है। क्रेटिनाइजेशन क्यों हो रही है? आपको बताया मैं, क्रेटोसाइट्स जो हमारे बेजल लेयर के अंदर पाए जा रहे हैं स्किन की या फिर कॉर्निया के अंदर, तो ये अगर क्रेटोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन होनी शुरू होगी है या फिर इसके अंदर म्यूटेशंस आ जाएंगी ऐसी कि ये जो नॉर्मली ये हमारे कॉर्निया के अंदर या कंजक्टिवा के अंदर ये सेल नहीं बना रहे होते, सिर्फ हमारे स्टोमा को मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर इसके अंदर वहाँ म्यूटेशंस आ गई तो इसने ऐसे एपिथेलियल सेल्स बनाने के अंदर कैरेटिन प्रेजेंट होगा, तो वो सामने जाकर डिस्पोज हो हमारे कॉर्निया के सामने आएंगे, कंजक्टिवा के सामने आएंगे तो कैरेटिन लेके आएंगे अंदर अपनी। कैरेटिन आएगा तो हमारी विजुअल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर उसके बाद एंट्रोपियन देखने को मिलेगा। एंट्रोपियन को देखने को मिलेगा, आपको पता है ये आईलिड है, तो आईलिड के अंदर अगर अंदर वाली साइड पे जो अंदर कंजक्टिवा पल्पेबल कंजक्टिवा उसके अंदर स्कारिंग होगी तो वो खींच मारेगा स्कारिंग अपनी तरफ, ठीक है। वो खींच मारेगी तो जो उसके आईलिड मार्जिन होंगे ना वो सारे अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाएंगे। आईलिड इन्वर्ट होंगे तो साथ में जो उसके हेयर्स हैं वो भी इन्वर्ट होंगे, हमारे आई ग्लोब के अंदर लगेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रिक्रेसिस। जो आईलिड इन्वर्ट होगा अंदर की तरफ उसको हम कहेंगे इंट्रोपियन। ट्रिकेसिस कहेंगे जब हमारे आईलिड के जो आगे हेयर्स हैं ना, आई लैशेस जो हमारी आंख में लगेंगे उसको हम कहेंगे ट्रिकेसिस। सिम्बलेफ्रॉन हो जाएगा। सिम्बलेफ्रॉन होता है कि जो हमारा पल्पेबल कंजक्टिवा है ना वो हमारा अब ये फोनिक कंजक्टिवा और ये हमारा आ गया बल्बल कंजक्टिवा, ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे स्कारिंग की वजह से, क्योंकि दोनों पे बुलस बने हुए थे। उसके बाद उनकी अल्सरेशन हुई, अल्सरेशन के बाद उनकी जब स्कारिंग होगी तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो सिम्बलेफ्रॉन हो जाएगा कि दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो आईलिड ही नहीं ओपन हो पाएगा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करना है? टॉपिकल में क्या क्या आएगी? आर्टिफिशियल टीयर देने हैं, सारी आंख सूखी हुई है तो आर्टिफिशियल टीयर्स दो, एंटीबायोटिक्स दो ताकि प्रोफाइलेक्टिकली कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए। वो हो गया तो बहुत सीवियर कंडीशन हो जाएगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने, आप लोगों को पता है कि सारा जो आगे मसले मसाइल चल रहे हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर चल रहा है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो मसले मसाइल हल हो जाएंगे। साइक्लोस्पोरिन साइक्लोपेजिक ड्रग देंगे। साइक्लोपेजिक ड्रग ये होती है जैसे कोई एट्रोपिन वगैरह है, तो ये हमारे मसल स्पेजम को रिलीव कर देते हैं। आपको पता है जब पेन के दौरान या फिर ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं, इन्फ्लेमेशन चल रही हो तो हमारे मसल खींचे जाते हैं आंख के, तो उनको रिलैक्स करेंगे, साइक्लोपेजिक ड्रग देंगे तो पेन नहीं होगी, पेन कम हो जाएगी। उसके बाद पेन हो रही होती है जब कॉन्ट्रैक्शन हुई होती है, तो सिम्बलेफ्रॉन की लाइसिस करनी है। सिम्बलेफ्रॉन जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो कटिंग करके आईलिड का रास्ता साफ कर देना है। फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन करनी है कि जहाँ पे आपको पता है कि बुलस बने हुए हैं, अल्सरेशन वगैरह हो रही है, ऊपर एमनियोटिक मेम्ब्रेन लगा दो। अगर नीचे बुलस बने हुए हैं, अल्सरेशन वगैरह हो रही है, ऊपर एमनियोटिक मेम्ब्रेन लगाएंगे तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन का हमें पता है कि फंक्शन है कि उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट करवा पाए, नए सेल्स बना पाए या रीजनरेशन करवा पाए, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बाद सिस्टेमिक में क्या देंगे? स्टेरॉइड देंगे ताकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो, मसले मसाइल हल हो जाएंगे। इम्यूनोसप्रेसिव वही चीज़ है, इसमें आप लोग इम्यूनोसप्रेसिव में आप लोगों ने पढ़ी होगी साइक्लोस्पोरिन वगैरह वो दे देंगे, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो ना हो पाए। फिर एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए।